बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। सिंह सेंगर मुर्दाबाद 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 सिंह सेंगर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंडिया के जस्टिस सिस्टम की यह दिक्कत नहीं कि कानून कमजोर हो गया है, कानून आज भी उतना ही ताकतवर है। असल दिक्कत है कि कानून अब सबके लिए बराबर नहीं दिखता, बल्कि सिलेक्टिव हो गया है। आज कानून सबसे ज्यादा सख्त उन लोगों के लिए जो सरकार को असुविधा में डाल देते हैं, सरकार को सवालों में खड़ा कर देते हैं, और वही कानून अचानक से नर्म और इंसानियत बन जाता है उन लोगों के लिए जो पावर के करीब होते हैं, चाहे उनका अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यही वजह है कि एक तरफ कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेप के दोषी बेल और सजा रोकने के नाम पर जेल से बाहर आ जाते हैं, और इसी देश में उसी समय सोनम वांगचुक जैसे नॉन वायलेंस साइंटिस्ट बिना ट्रायल बिना फैसला जेल में डाल दिए जाते हैं। ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं, ये एक सिस्टम के दो चेहरे हैं। आज रेप जैसे क्राइम पर लोग गुस्सा जरूर होते हैं, लेकिन सरकार के लिए ये सीरियल इमरजेंसी नहीं दिखती। लेकिन जब बात प्रोटेस्ट, विरोध और सवाल पूछने की आती है तो अचानक सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी बन जाता है। यहीं से बड़े सवाल शुरू होते हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो बिना हिंसा वाले प्रोटेस्ट करने वाला साइंटिस्ट जेल में कैसे, और रेप के दोषी इतनी आसानी से बेल और राहत से कैसे बच पाते हैं? क्या सच में आज प्रोटेस्ट सरकार के लिए क्राइम से ज्यादा खतरनाक हो चुका है? क्या सच में बीजेपी सरकार के दौर में कानून न्याय का सिस्टम नहीं बल्कि पावर मैनेजमेंट का टूल बन चुका है? अब ये बातें सिर्फ आरोप से नहीं, ये बातें पैटर्न से साबित होती हैं। 2020 से 2025 तक ट्रेंड एक ही चीज का दिखता है। इंडिया की सबसे बड़ी समस्या क्राइम नहीं, सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या क्रिटिसिज्म है, और इसी वजह से सबसे सख्त कानून उन लोगों पर लगाए गए जो सरकार को चुनौती देते हैं। चाहे वो स्टैन स्वामी हो जो यूएपीए के अंडर ट्रायल होते हुए भी जेल में मारा गया, चाहे वो एंटी सीए प्रोटेस्टर हों जिन पर टेरर लॉस लगाकर सालों तक बेल रोकी गई, चाहे कश्मीर के जर्नलिस्ट हों जिन्हें रिपोर्टिंग के लिए पीएसए और यूएपीए के अंडर उठाया गया, फिर सोनम वांगचुक हों जिसे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए एनएसए के अंडर डिटेन कर दिया गया। अब सोनम वांगचुक का केस समझिए, ये कोई क्रिमिनल नहीं, ये कोई हिंसक नेता नहीं, कोई अंडरग्राउंड एजिटेटर नहीं, ये एक इंजीनियर है, एक एजुकेटर रिफॉर्मर है, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। कभी इन्हीं को सरकारों ने अवार्ड दिए, स्टेज पर बुलाया, इन्हें रोल आउट मॉडल कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने लद्दाख के लोगों को एनवायरमेंट्स, ट्राइबल राइट्स और पॉलिटिकली सेफगार्ड्स के लिए सवाल उठाए, उसी दिन ये समस्या बन गए। 26 सितंबर 2025 उन्हें एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एनएसए क्या है? एक ऐसा कानून जहां आपको जेल भेजने के लिए क्राइम साबित करना जरूरी नहीं, बस सरकार को यह कहना होता है ये इंसान आगे चलकर खतरा बन सकता है, और बस सीधा जेल। ना कोई चार्जशीट, ना कोई ट्रायल, ना कोई फैसला, फिर भी जेल। इसके बाद सरकार का रवैया और क्लियर हो गया। उन्हें 1600 किलोमीटर दूर जोधपुर जेल में भेज दिया गया। लद्दाख में इंटरनेट शटडाउन लगाया, उनकी एनजीओ की फंडिंग रोकी गई। मतलब आवाज काटो, सपोर्ट सिस्टम को काटो और आंदोलन के चेहरों को अकेला कर दो। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि साफ साफ समझ नहीं आया। सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा एक शांतिपूर्ण साइंटिस्ट था। सरकार ने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन सच ये वांगचुक खुद हमेशा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के चेहरे रहे। कुछ जगह हिंसा हुई, लेकिन सजा उस इंसान को मिली जो आंदोलन का मोरल फेस था, क्योंकि सरकार को हिंसा से नहीं नैरेटिव से प्रॉब्लम होती है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जब सरकार कहती है लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन असली सच्चाई ये है में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए, मोदी के बाल नोच लेने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है आलोचना नहीं होती है। आलोचना तब तक ठीक है जब तक वो सरकार को परेशान ना करें। जैसे ही आलोचना पॉलिसी, डेवलपमेंट और सत्ता के फैसलों को चुनौती देती हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी बन जाती हैं। यानी कि सोनम वांगचुक का केस सिर्फ उनका केस नहीं, ये साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के लिए मैसेज है। अगर तुमने सरकार को परेशान किया तो कानून का सबसे बड़ा सख्त रूप तुम्हारे लिए तैयार है। अब दूसरी तरफ देखिए उन्नाव रेप केस, कुलदीप सिंह सेंगर। यहाँ जब आरोप लगे तो पहला काम न्याय नहीं था, पहला काम था डैमेज कंट्रोल। पीड़िता पर दबाव, परिवार को धमकी, केस में देरी, सब रिकॉर्डेड है। यानी कि जब आरोपी पावर के करीब होता है तो कानून अचानक आराम से चलने लगता है,
और फिर कन्विंसन के बाद भी राहत, बेल, सजा, रोकना सब कुछ संभव। और सिर्फ सेंगर ही नहीं, इसी देश में एक और बड़ा उदाहरण है गुरमीत राम रहीम का। राम रहीम को पहली बार पैरोल 24 अक्टूबर 2020 को मिली थी, यानी कि सजा के 3 साल बाद। तब से लेकर उसे अब तक 14 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। 24 अक्टूबर 2020 को 1 दिन की पैरोल मिली थी, हॉस्पिटल में एडमिट अपनी बीमार मां से मिलने के लिए। इसके बाद 21 मई 2021 को 12 घंटे की पैरोल मिली, दोबारा अपनी बीमार मां से मिलने के लिए। फिर 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की फरलो मिली थी परिवार से मिलने के लिए, और इसी वक्त पंजाब में विधानसभा चुनाव भी थे। फिर 17 जून 2022 को 30 दिन की पैरोल मिली थी। इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित अपने बरनावा आश्रम में रहा, और इसी दौरान हरियाणा में नगर निकाय चुनाव भी थे। फिर 14 अक्टूबर 2022 को 40 दिन की पैरोल मिली, एक बार फिर से बरनावा आश्रम में रहा, और इस दौरान उसने म्यूजिक वीडियो भी बनाए और जारी भी किए। और साथ ही साथ वो वक्त था जब हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव भी होना था। फिर आती है तारीख 21 जनवरी 2023 की, 40 दिन की पैरोल मिली। डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती के समारोह में शामिल होने के लिए बाहर आया था। राम रहीम फिर से 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली। यह वो दौर था जब हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे थे। फिर 20 नवंबर 2023 21 दिन की फरलो मिली। इस वक्त राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने थे। फिर 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल मिली। फिर 2 अक्टूबर 2024 को 20 दिन की पैरोल मिली। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले का वक्त था। फिर 13 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो मिलती है। 28 जनवरी 2025 को 20 दिन की पैरोल मिलती है। 9 अप्रैल 2025 को 21 दिन की फरलो मिली। इस बार उसे सिरसा डेरा में रहने की इजाजत भी मिली थी। और फिर 5 अगस्त 2025 को 40 दिन की पैरोल मिली अपने जन्मदिन के मौके पर। एक तरफ देश में लाखों कैदी छोटी मोटी जमानतों के लिए बरसों तक जेल में सड़ते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर एक बलात्कार और हत्या का दोषी बार बार जेल से बाहर आकर सत्संग कर रहा है। लेकिन जब बात एक्टिविस्ट, छात्र, पत्रकार या साइंटिस्ट की आती है तो वही कानून सबसे क्रूर, सबसे सख्त हो जाता है। यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब पावर के करीब बैठे क्रिमिनल्स को बार बार राहत मिलती है और पावर को चुनौती देने वाले को जेल मिलती है, तो फिर कानून न्यूट्रल नहीं रहता, कानून टूल बन जाता है। और सच कहूँ सबसे खतरनाक चीज ये है कि कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग बाहर, कि ये सब हमें नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन जब एक साइंटिस्ट एक्ट पर जेल में हो और कन्विक्टेड रेपिस्ट बेल पर घूम रहे हो, तो फिर डर कानून से नहीं, अन्याय से होने लगता है। ये वीडियो किसी को विलेन बनाने के लिए नहीं, ये वीडियो को सवाल पूछने के लिए है। क्या हम सच में ऐसे सिस्टम के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं जहाँ कानून बराबर नहीं है, बल्कि किसके काम आता है, किसके हिसाब से चलता है? क्योंकि अगर आज सवाल पूछने वालों के लिए जेल नॉर्मल हो गई है, तो कल चुप रहने वालों के लिए भी न्याय गारंटी नहीं रहेगा। इसलिए सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र चुनावों से नहीं चलता, लोकतंत्र सवालों से जिंदा रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।